कुंडली मिलान करते समय मंगल दोष भी है तो भी उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, नाड़ी दोष है तब भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, भक्कुट दोष है तब भी कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 36 में से 30.5 गुण मिल रहे हैं। भक्कुट दोष और नाड़ी दोष भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने यह शादी करी तो आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, डाइवोर्स जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा क्यों? आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी विस्तृत जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आपको समझ में आ सके कि वाकई में हमें जब भी शादी के लिए कोई रिश्ता हमारे पास आता है तो हमें मैनुअली कुंडली मिलान करना चाहिए। कुंडली मिलान किस प्रकार से करना चाहिए ताकि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, संतान सुख अच्छा रहे, भाग्य का साथ एक दूसरे को प्राप्त हो और स्वास्थ्य अर्थात आयु अच्छी रहे, दीर्घ आयु दोनों हो, तो बहुत अधिक अच्छा कुंडली मिलान माना जाता है। जब भी कोई रिश्ता आता है तो हम सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान कर लेते हैं। उसमें गुण के आधार पर हम हमारा डिसीजन ले लेते हैं। यदि गुण मिलान अच्छा है अर्थात 18 मिनिमम गुण मिलान माना जाता है, जो अष्टकूट मिलान होते हैं जिसमें 36 गुणों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, उसमें मिनिमम 18 गुण मिलने चाहिए तो एक हम शादी कर सकते हैं भाई, उसमें ऐसा माना जाता है। तो जब गुणों में वृद्धि होती है अर्थात 30 गुण मिल रहे हैं, 25 गुण मिल रहे हैं, 27 गुण मिल रहे हैं, तो हम बहुत अधिक खुश हो जाते हैं कि वाह बहुत अधिक अच्छे गुण मिल रहे हैं, हम रिश्ते के लिए खुशी खुशी हाँ कर देते हैं। लेकिन 2-3 महीने बाद ही हम देखते हैं शादी के पश्चात उनके डाइवोर्स जैसी स्थिति उत्पन्न होने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी दोनों की पर्सनल कुंडली जो मिलान किया गया था वह नहीं होता है और उन्होंने वही गलती करी कि उन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर के आधार पर कुंडली मिलान करवाया और शादी का अहम डिसीजन जो होता है हमारी लाइफ का वो ले लिया, जिससे हमको जीवन भर का दुख हमें जीवन में प्राप्त हो गया। तो आप ऐसी गलती नहीं करें। यदि कुंडली मिलान करते समय मंगल दोष भी है तो भी उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, नाड़ी दोष है तब भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, भक्कुट दोष है तब भी कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन तीनों दोषों के कैंसल के नियम होते हैं। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करते हैं तो इनके जो कैंसलेशन के नियम होते हैं वह सॉफ्टवेयर में नहीं अप्लाई किए जाते हैं, जिससे कई बार गुणों में कमी होती है, जिसके कारण हम अच्छे से अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से गवा देते हैं इन दोषों से डर कर, घबरा कर। सबसे बड़ा मंगल दोष का डर फैलाया जा चुका है। मंगल दोष के नाम पर बड़ी बड़ी पूजा पाठ की जाती है, जिससे जातक बहुत अधिक परेशान हो जाता है और फिर भी रिश्ता है कि नहीं टिकता है। तो आपको क्या करना है? तो जब भी आप शादी करने जा रहे हैं तो आपका सबसे पहला स्टेप यह होना चाहिए कि हमें मैनुअली कुंडली मिलान करवाना चाहिए। कुंडली मिलान के आधार पर जो भी डिसीजन निकलता है उसे हमें मानना चाहिए। तो आज का एग्जाम्पल मैं आप लोग के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको नॉलेज हो सके कि वाकई में 30.5 गुण मिलने पर भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है ताकि आपको बिल्कुल प्योर ज्ञान प्राप्त हो सके। पिछले कई वीडियो में मैंने कुंडली मिलान टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियो शेयर कर रखे हैं मेरे इस चैनल पर, तो आपको वह भी आप ज़रूर देखिए। तो आपको बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होगी, जिससे आप अपने जीवन का यह अहम डिसीजन बहुत आसान तरीके से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। यह बॉय और गर्ल की दोनों की डिटेल मैंने आप लोग के साथ शेयर करी है, तो इसे हम पूरा समझते हैं किस तरीके से हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि सबसे पहले हमको मंगल दोष को कंसीडर करना है। सेकेंड स्टेप होता है कि हमें 7th हाउस की स्थिति देखनी है। थर्ड स्टेप है कि दोनों की चंद्र राशि हमें देखनी है। फोर्थ स्टेप में हमको कारक ग्रह देखना है और फिफ्थ स्टेप में जो अष्टकूट मिलान होते हैं उनको हमको देखना है। यदि सभी चीज़ें परफेक्ट रूप से मिलती है तो 100% आपका कुंडली मिलान सही है। और उसके पश्चात नवांश में स्थिति क्या है ग्रहों की वह भी देखी जाती है, वह डीप स्टडी होती है। और आपकी एट प्रेजेंट में महादशा और अंतरदशा क्या चल रही है वह भी हमारे जीवन में बहुत अधिक इफेक्टेड होती है। जितने अधिक अच्छे अच्छे पॉजिटिव अंक आपको प्राप्त होते रहेंगे उतना अधिक अच्छा कुंडली मिलान आपका होता है। कई लोग मेरे पास ऐसे कमेंट भी करते हैं कि मैडम अगर हम इतनी सारी चीज़ें देखेंगे तो किसी का कुंडली मिलान ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। बेसिक जो चीज़ें हैं अगर वो मिलती है तो छोटी मोटी चीज़ों के उपाय संभव है। लेकिन अगर विपरीत कुंडलियाँ हैं दोनों एक दूसरे की, भाई सपोज करो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव मिल रही है, तो फिर हमको शादी करने से वहाँ
रुकना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख मूंद कर हमने रिश्ते के लिए हाँ कर दी, फिर आगे जाकर हमको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन चीज़ों को आप समझेंगे तभी आप अपने जीवन का सही डिसीजन ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मंगल दोष कुंडली में है कि नहीं है। मंगल इनके 10th हाउस का मालिक बनता है और कुंडली में 5th हाउस का मालिक बनता है, जो कि पॉजिटिव ग्रहों की श्रेणी में आता है, लेकिन वह आपके 8वें भाव में स्थित है। तो बॉय की कुंडली में मंगल दोष सीधा सीधा हमें दिख रहा है, राहु के साथ युति भी है, तो बॉय जो है मांगलिक हो गया। ठीक, अब गर्ल की कुंडली में इस चीज को देख लेते हैं। इनकी 9th हाउस का मालिक बनता है कुंडली में मंगल, और 4th हाउस का मालिक बनता है मंगल, जो कि लग्न में स्थित है। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाते हैं इस प्रकार से गर्ल की कुंडली, तो इन्हें सीधा सीधा मांगलिक बताया जाएगा। लेकिन मंगल दोष के कैंसलेशन के बहुत सारे नियम होते हैं। डिटेल जानकारी आप जानना चाहते हैं तो डिटेल में आप मेरा यह वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि मंगल दोष कैंसलेशन के क्या क्या नियम होते हैं। उसी नियमों में से एक नियम है, यदि हमारी कुंडली में मंगल ग्रह पॉजिटिव ग्रह है तो मंगल दोष निरस्त हो जाता है, अर्थात कुंडली में मंगल दोष नहीं लगेगा, अर्थात गर्ल जो है नॉन मांगलिक कहलाएगी, अर्थात मंगल दोष का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। तो दोनों के जो फर्स्ट पॉइंट है मंगल दोष में डिफरेंसेस आ गए। भाई कुंडली में इनके तो मंगल दोष अप्लाई हो रहा है, दूसरे की कुंडली में मंगल दोष कैंसिल हो रहा है, तो मंगल दोष में डिफरेंसेस आ गए। सेकेंड है, हमको दोनों की कुंडली में 7th हाउस की स्थिति देखनी है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, इनके 7th हाउस के मालिक जो बनता है शनिदेव बनता है, जो कि 6th हाउस में प्लेस है। तो यह कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है। छोटी सी दशा अंतरदशा में डाइवोर्स जैसे योग बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि 7th हाउस का नेगलेशन जो है 6ठा हाउस करवाता है। जब भी दशा अंतरदशा चलेगी 7th हाउस से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति के लिए, तो 6ठा हाउस भी एक्टिव होगा। 6ठा हाउस सीधा सीधा सेपरेशन के योग बनाता है। अब गर्ल की कुंडली में हम 7th हाउस की स्थिति देख लेते हैं। तो गर्ल की कुंडली में भी शनि देव कहाँ बैठे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वयं राशि में है, लेकिन 6th हाउस में। अब आप बोलेंगे ये तो विपरीत राजयोग की कंडीशन बना रहे, नहीं। विपरीत राजयोग कब लगेगा उसके भी बहुत सारे नियम है कि लग्न मजबूत होगा तब हमारी कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है कि 6/12 का स्वामी 6/12 में स्थित हो, तब विपरीत राजयोग की कंडीशन बनती है। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुंडली में लग्न दोष भी आ गया। क्यों? लग्न भाव का स्वामी सूर्य जो कहाँ चला गया है, 12वें भाव में। जब लग्न दोष कुंडली में है तो विपरीत राजयोग कैंसिल हो जाता है, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। तो गर्ल की कुंडली में भी जो 7th हाउस है वो पीड़ित अवस्था में हो गया, अर्थात वह नेगेटिव है। जब भी दशा अंतरदशा एक्टिव होगी तो वो मैरिड लाइफ से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दोनों की कुंडली में 7th हाउस अच्छा नहीं है, अर्थात जो वैवाहिक सुख है दोनों की कुंडली में कमजोर हो गया। अब बाय मिस्टेक यह दोनों जातक बिना कुंडली मिलान करके सिर्फ गुणों के आधार पर यदि शादी करते हैं तो इनको वैवाहिक सुखों में कमी रहेगी और ग्रह कलह जैसी स्थिति उत्पन्न होगी और आगे जाकर सेपरेशन के योग 100% इनके बनेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी दोनों की कुंडली में 7th हाउस अच्छा नहीं है, अर्थात जो हमारे वैवाहिक जीवन की नींव है वो बहुत अधिक कमजोर है दोनों की कुंडली में। ठीक है, अब दोनों की चंद्र राशि हम देख लेते हैं। चंद्र राशि का मतलब होता है दोनों के मन आपस में कितने मिलेंगे, दोनों के विचार आपस में कितने मिलेंगे, दोनों एक दूसरे को मन से कितना पसंद करेंगे। तो चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वह चंद्र राशि कहलाती है। तो चंद्रमा हम देख लेते हैं यहाँ पर 1 नंबर राशि में, अर्थात बॉय की जो कुंडली में चंद्र राशि बनती है वो मेष राशि बनती है। और गर्ल की कुंडली में चंद्रमा हम देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है, तो चंद्रमा 4 नंबर राशि में स्थित है। तो गर्ल की राशि क्या बनेगी, कर्क राशि बनेगी। तो दोनों की चंद्र राशि आपस में मित्र है, यह एक पॉजिटिव पॉइंट अभी तक हमें मिला है। मंगल दोष में दोनों में डिफरेंसेस थे, दोनों का 7th हाउस अच्छा नहीं था। अब चंद्र राशि इनकी मित्र है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि इनके कारक ग्रह देखना है। कारक ग्रह मतलब शुक्र और गुरु की स्थिति भी देखना बहुत अधिक जरूरी है। गुरु शुक्र यदि कुंडली में स्ट्रांग है तो वैवाहिक सुखों में हमारी वृद्धि होती है, वैवाहिक सुख हमको जीवन में बहुत अधिक अच्छा प्राप्त होता है। तो बॉय की कुंडली में हम शुक्र की स्थिति देखें तो वह भी अच्छी नहीं है क्योंकि वो 12वें भाव में प्लेसमेंट है उसका। और यदि गर्ल की कुंडली में भी गुरु की स्थिति देखें तो हम वो 12वें भाव में स्थित है, यानी कि यह भी एक अच्छा मिलान नहीं माना जा रहा है। अब अष्टकूट मिलान की बात कर लेते हैं हम। अष्टकूट में हम क्या देखते हैं, वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, मैत्री,
गण, भकुट और नाड़ी दोष, इन सभी बातों को कंसीडर किया जाता है। जितने अधिक अच्छे पॉइंट हमें मिलते हैं उतना अच्छा सुखी वैवाहिक जीवन होता है। लेकिन सभी चीज़ें मिलना ज़रूरी है। आपको जो डिसीजन लेना है अपनी लाइफ का, वह केवल गुणों के आधार पर नहीं लेना है, ना ही पर्सनल कुंडली अगर अच्छी मिल रही है, गुण नहीं मिल रहे तो भी दिक्कत है। तो सब चीज़ें, ये जो 5 चीज़ें मैं बता रही हूँ, वह मिलना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो इनके वर्ण में जो है 0.0 अंक मिलते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। वैश्य में 1.0 अंक मिल रहे हैं, जो कि ठीक है। तारा में 1.5 गुण मिल रहे हैं। योनि 3.0 अंक मिल रहे हैं। मैत्री इनका 4.0 अंक मिल रहा है। गण 6.0 है। भकुट और नाड़ी दोष भी नहीं है, तो उसके पूरे अंक मिले 7 और 8। और इन अंकों का क्या महत्व होता है, वर्ण के अंक कितने होते हैं, वैश्य में कितने अंक होते हैं, तारा में कितने अंक होने चाहिए, इनका क्या मीनिंग है, डिटेल में यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरा यह वाला वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें मैंने पूरा डिटेल में जानकारी दे रखी है, क्योंकि हर चीज़ मैं यहाँ पर डिटेल में बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी आपका लंबा हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकाला। अब 36 में से 30.5 गुण मिल रहे हैं, तो यहीं पर हम सबसे बड़ा डिसीजन ले लेते हैं और शादी के लिए हाँ कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती आप अपने जीवन की करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका दोनों का पर्सनल कुंडली अच्छा नहीं है। दोनों की पर्सनल कुंडली यदि हम देखें तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, अच्छी नहीं है। दोनों की कुंडली में 7th हाउस अच्छा नहीं है, गुरु शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, मंगल दोष का डिफरेंसेस है। तो इस विवाह के लिए आप आगे नहीं बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। यह कुंडली मिलान अच्छा नहीं है, इसलिए मैनुअली कुंडली मिलान के माध्यम से हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप शादी करने जा रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप आपको यह लेना है कि मैनुअली कुंडली मिलान आपको करवाना है। और मैनुअली कुंडली मिलान भी आपको इस तरीके से करवाना है कि आपको सही राय मिले। नवांश की स्थिति कैसी है, भाव चलित कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, दशा क्या चल रही है, वह सब कुछ भी स्टडी करके बताया जाता है। तो बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने आपको ये चीज़ समझाई है ताकि आपको ये ज्ञान हो सके कि वाकई में कुंडली मिलान के माध्यम से हम हमारे जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संतान भाव भी देखा जाता है। 5वें हाउस की स्थिति को देखकर स्टडी करने के पश्चात यदि कुंडली मिलान होता है, उसके बाद की ये स्टडियाँ होती है कि संतान भाव देखा जाता है और आयु का विचार किया जाता है, हेल्थ का विचार किया जाता है, भाग्य का विचार किया जाता है। ये सब चीज़ें बताई जाती है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। दूसरों के साथ अधिक से अधिक इसे शेयर आपको ज़रूर करना है, ताकि आपके माध्यम से भी दूसरों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं, उसे भी मैं ज़रूर कवर अप करने का प्रयास करूँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।